अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Today we are going to study our last topics, which is coordinate covalent compounds, metals, test yourself 4.4 and epoxy adhesive. Starting from coordinate covalent compounds, we have discussed in detail what are coordinate covalent bond. तो हमने कहा था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वन साइडेड शेयरिंग को हम कहते हैं, यानी ओनली वन बॉन्डेड एटम विल कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन पेयर। और इस किस्म के कंपाउंड्स, क्योंकि इनके दरमियान सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर्ड हैं, देयरफॉर दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर। यानी कि जब आप इस किस्म के कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दे डू नॉट ब्रेक इजीली एंड दे डू नॉट फॉर्म आयंस। और चूंकि वो कोवलेंट इन नेचर है, दे डिसॉल्व मोस्टली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड दे हैव वेरी लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर। पानी में अच्छे से हल नहीं होते, बहुत कम ऐसे हैं जो वाटर में डिसॉल्व तो होते हैं लेकिन अच्छी क्वांटिटी में डिसॉल्व नहीं होते। ज़्यादातर जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डेड कंपाउंड्स हैं वो या पानी के ऊपर ही रह जाएंगे या नीचे बैठ जाएंगे। सो यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड्स विद अ डायपोल, क्योंकि उसमें जैसे हमने अमोनियम आयन की एग्जांपल देखी थी, NH4 positive, so it will have a dipole. The nitrogen will have a partial negative charge and hydrogen will have a partial positive charge. So usually coordinate covalently bonded compounds, they are less soluble in water, more soluble in organic solvents, rigid and have a dipole. The next one is an important long question, metals. Metals क्या है? ऐसे elements that can lose electron easily and form positive ions. और इनके दरमियान बॉन्ड कौन सा है? Metallic bond. And because of this reason, they have free or mobile electrons. Because of these mobile electrons, they can easily conduct heat and electricity. They can transfer heat or electricity from one place to another place. And because of this reason, we have metals as the prime role in many industries. कि metals बहुत ही ज़्यादा important है इंडस्ट्रियल लिहाज से। हमारे पास जितनी भी appliances हैं इलेक्ट्रिसिटी से related, they are all made up of metals. उसके अंदर जो मेन कंडक्टिंग यूनिट है वो किसी न किसी मेटल का बना हुआ होगा। हम लोग फैन यूज करते हैं, हम बल्ब यूज करते हैं, एनीथिंग दैट वी यूज्ड रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव मेटल इन देम। तो मेटल्स की ये मेन प्रॉपर्टी, देयर कंडक्टिंग नेचर मेक्स देम रियली इंपॉर्टेंट। So let's study their properties. The first one is they show metallic lusters. Metallic lusters means, luster means होता है चमक। जब कभी भी मेटल्स के ऊपर लाइट गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होने की वजह से हमें मेटल्स चमकदार महसूस होते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्टर्स फॉर्मेशन। The second property is the metals are highly malleable and ductile. Malleability means the property by which any metal can be changed into a sheet. जैसे गोल्ड के पास ये पावर है कि अगर हम उसको चेंज करें, किसी भी शीट में चेंज करना चाहें तो हम उसको शीट में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ चेंजिंग एनी अ मेटल इनटू अ शीट इज नोन एज मेलेबिलिटी। और इसी तरीके से डक्टाइलिटी में किसी भी मेटल को वायर में चेंज करने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टाइल। तो जो जितने इजीली किसी वायर में कोई मेटल चेंज हो जाएगा उसको हम कहेंगे मोस्ट डक्टाइल मेटल, और जो जितना डिफिकल्ट होगा वो लीस्ट डक्टाइल मेटल। एंड यू आर वेरी अवेयर कि हम लोग घरों में जितनी भी वायर्स यूज करते हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ कॉपर, एंड कॉपर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटल। The next property is they have very high melting and boiling point. मेटल्स के दरमियान चूंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है एंड दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उनको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे आयरन एक वेरी इंपॉर्टेंट मेटल है, इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 1540 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज़्यादा है और इंडस्ट्रियल लेवल पर इस किस्म के टेम्परेचर्स अचीव किए जा सकते हैं। और
अगर हम लोग आयरन का बॉइलिंग पॉइंट देखें, इट इज मोर देन 2000 डिग्री सेल्सियस। तो इंडस्ट्रियली इस किस्म के टेम्परेचर्स ऑब्टेन होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा है। और व्हाई इट इज बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। So metal shows metallic cluster. They are malleable and ductile. Underline their definitions separately. Malleability यानी कि किसी भी metal को sheets में change करना, and ductility the metals को किसी भी wire में change करना. So they have very high melting and boiling point. Example पीछे मैंने iron की quote की, आप इसके साथ iron की example को write करेंगे. And the other fourth property is being greater in size. All the metals they have very large size. Metallic bond में जब हमने ये पढ़ा था तो ये बात साथ में ही कही थी कि इनका size बहुत बड़ा है क्योंकि they have more number of shells between the nucleus and the last shell. So it is easy to take electrons. So they have low ionization energy. और चूंकि electrons easily lose कर देते हैं, they form positive ions. And they are good conductor of heat and electricity. चाहे ये सॉलिड है चाहे ये लिक्विड है, दोनों फॉर्म्स में दे आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज ऑफ देयर फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स. Next we have test yourself 4.4. The first one is why the ionic compounds have high melting and boiling point. So it is because ionic compounds are made up of positive and negative charges. They have very strong electrostatic force of attraction and a large amount of energy is required to break this bond. What do you mean by malleability? Malleability, the changing of a metal into sheets. Why are ionic compounds easily soluble in water? It is because water is polar compound and water has very high dielectric constant. वाटर की पोलैरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो बड़े इजीली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस को सेपरेट कर देता है एंड दे बिकम सॉल्युबल इन देम. What type of bond exists in sodium chloride? So in sodium chloride we have ionic bond. Why the covalent compounds of bigger size molecules have high melting and boiling point? So bigger size molecules because they form three-dimensional bonding, they form a different type of structure जिसको आप 3D view कर सकते हैं. तो कहते हैं कि इनके covalent crystals बनने की वजह से, इनकी bonding strong हो जाने की वजह से, it is really difficult to break them. So we have very high melting and boiling point. और इसमें हमने diamond की example इस topic में देखी भी थी. The sixth one is, what is the electronegativity difference between the following pairs of element and predict the nature of the bond between them? तो हम लोगों ने polar and non-polar covalent bond पढ़ा था, तो उसमें हमने ये rule बताया था that if the difference of electronegativity between two bonded atom is less than 1.7, then the bond will be covalent. And if the difference is more than 1.7, then the bond will be ionic. तो आज उसी चीज को उन्होंने कहा है कि यहाँ एग्जांपल्स के जरिए से प्रूव कीजिए. तो 3 एग्जांपल्स तो बिल्कुल इस रूल के हिसाब से हैं, बट वन एग्जांपल इज अ बिट डिफरेंट. वो हाइड्रोजन की एक डिफरेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से. The first example, hydrogen and chlorine. Hydrogen has electronegativity value of 2.2, chlorine 3.2. The difference is 1, which is less than 1.7. So it is a polar covalent bond. Hydrogen and sodium. Hydrogen electronegativity value 2.2, sodium 0.9. The difference is 1.3. चूंकि ये 1.7 से हालांकि कम ही है, लेकिन ये एक आयनिक बॉन्ड है क्योंकि हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह से एग्जिस्ट कर सकता है. ये जरा एक डिफरेंट टॉपिक है जो आप लोग अपनी बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे. तो हाइड्रोजन और सोडियम एक सोडियम हाइड्राइड आयनिक कंपाउंड बनाते हैं. सोडियम एंड आयोडीन. सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9, आयोडीन की 2.5, डिफरेंस 1.6, 1.7 से कम है तो ये कोवलेंट बॉन्ड है. इसी तरीके से पोटाशियम एंड क्लोरीन. पोटाशियम 0.8, क्लोरीन 3.2, डिफरेंस इज 2.4, 1.7 से ज्यादा है. सो पोटाशियम क्लोराइड एक आयनिक बॉन्ड शो करता है एंड इट इज आयनिक कंपाउंड. और तो सबसे ज़्यादा हम लोगों ने स्ट्रेंथ जब हम कोवलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि कोवलेंट बॉन्ड्स दे हैव लेस स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड्स. तो जितने भी आयनिक बॉन्डेड होंगे उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स. सो पोटाशियम क्लोराइड एंड आयनिक बॉन्ड हैव द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ, and then sodium iodide, and then sodium hydride, and the least one is for HCl.
Next one is epoxy resin. It is not a topic, it is just an extra necessary information. Okay, epoxy resins असल में क्या है? इपॉक्सी असल में हम एक पॉलीमर को कहते हैं, यानी कि कोई ऐसा मेन कंपोनेंट जब वो आपस में मिले तो लॉन्ग चेन्स बनाए, उसे हम कहेंगे पॉलीमर। तो जब कोई ऐसा केमिकल जो अपने साथ ही, जैसे कार्बन है, अब कार्बन अपने साथ ही कंबाइन करता जाए तो ये एक लॉन्ग चेन बनाएगा, वी कॉल दिस पॉलीमर फॉर्मेशन। तो इसी तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट केमिकल्स आपस में मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। कुछ इस किस्म के ही पॉलीमर्स दैट आर वेरी हार्ड, दैट आर वेरी विस्कस, उसे हम कहते हैं रेजिन। जैसे कई ऐसे दरख्त होते हैं जिनमें से एक वेरी हार्ड, वेरी विस्कस मटेरियल निकलता है, वो गम होता है, उसे हम रेजिन कहते हैं। तो दरख्तों में से जो उनका येलोइश कलर का मटेरियल उसमें से निकलता है, वो हम लोग रबर्स के तौर पर बाद में उसको एडहेसिव्स बनाने के लिए, ग्लू बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो रेजिन्स हर वो कंपाउंड जो कि बहुत विस्कस है और पॉलीमर बनाने की पावर रखता है, उसे हम रेजिन कहते हैं। और हार्डनर ऐसा केमिकल जिसको हम मिक्स करने पर बाद में उसकी स्ट्रेंथ अच्छी कर सके। तो हम दो केमिकल्स को मिक्स करते हैं, रेजिन जो इसके पास पॉलीमर बनाने की पावर है, हार्डनर जो इसकी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करेगा। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम कहते हैं एपॉक्सी रेजिन या एपॉक्सी एडहेसिव्स। इसको हम खास तौर पर एयरक्राफ्ट्स में, यानी कि एरोप्लेन्स, ऑटोमोबाइल्स, बाइसाइकिल्स, बोट्स, ये इनके स्ट्रक्चर्स को, इनकी जो बॉडी होती है उसको आपस में कंबाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एपॉक्सी एडहेसिव्स ये हम लोग जिस किस्म की, जहाँ जहाँ इसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये उस हिसाब से हम लोग इसको डिफरेंट वे में चेंज कर सकते हैं। We can make it flexible by using less hardeners. We can make it rigid by using more hardeners. Similarly, we can make it transparent by using different types of resins, or opaque it is also by using resins. हम लोग इसको फास्ट और स्लो सेटिंग, यानी कि जैसे ही आपने रेजिन लगाया फौरन से जो है ये अपनी जो स्ट्रेंथनिंग है, जो अपनी किसी चीज़ को जोड़ने की पावर है, उसको दिखाना शुरू कर दे, हम उसे कहते हैं फास्ट सेटिंग। और स्लो सेटिंग जो बहुत देर लगाकर, काफ़ी टाइम लगेगा जिसको खुश्क होने में भी और चीज़ को बाइंड करने में भी। तो ये हम लोग डिपेंड करता है कि हम लोग हार्डनर या रेजिन या इनको जब आपस में मिला रहे हैं उस टाइम हम क्या टेम्परेचर रख रहे हैं। तो इन चीज़ों के बेस पर हम डिफरेंट किस्म के एपॉक्सी एडहेसिव्स बना सकते हैं। एंड एपॉक्सी एडहेसिव्स दे आर वेरी गुड एंड हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंट, एंड बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज हम इन्हें इंजीनियरिंग एडहेसिव्स भी कहते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, सो यू मस्ट लर्न दिस बाय हार्ट. Let me show you an example of epoxy resin. Here you can see all of the green colored structures, they are the epoxy bindings. ये जितने भी ग्रीन कलर में आपको शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर हमने epoxy resins को इस्तेमाल किया है इसको एरोप्लेन की बॉडी के साथ अटैच करने के लिए. So for today you learned about coordinate covalent compounds, metals, test yourself 4.4 and epoxy adhesives. तो आज के लिए बेटे इतना ही. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.